Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जय सर की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार है ना। तो आज हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक को आज खत्म करते हैं। हमारा क्या चल रहा था, हमारा तीसरा पॉइंट बचा हुआ था। तीसरा पॉइंट हमारा क्या था, हमारा तीसरा पॉइंट था कि डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला, है ना। डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला के बारे में हम बात करेंगे आज, कि डायमेंशन का यूज, हम तीसरा हमारा यूज क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो थर्ड यूज ऑफ द डायमेंशन हमारा क्या था, टू डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला, कि किसी भी फॉर्मूले को कैसे डेरिवेट किया जाता है। तो तीसरा नंबर हमारा क्या है एप्लीकेशन में, टू डिराइव द फॉर्मूला। किसी भी फॉर्मूलाज को कैसे डिराइव किया जाता है उसके बारे में आज हम क्या करेंगे, बात करेंगे, है ना। तो ये हमारा तीसरा, एक तो पहला एप्लीकेशन, कहने का मतलब तीनों एप्लीकेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका तीसरा वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, है ना। किसी भी फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए तो हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, कुछ टर्म की जरूरत पड़ेगी। उस टर्म को हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो ये किस पॉइंट पर बेस्ड होगा, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा, उसकी हम बातें पहले ही कर लेते हैं। आपने प्रोपोर्शनैलिटी साइन का नाम सुना ही होगा, है ना। प्रोपोर्शनैलिटी साइन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने सिंपल सा आपको बोला कि बेटा आप बताओ कि इफ ए डिपेंड्स ऑन बी, इफ ए डिपेंड्स ऑन बी, इफ ए डिपेंड्स ऑन बी, अगर कोई भी क्वांटिटी ए है जो बी क्वांटिटी, दूसरे क्वांटिटी बी पे डिपेंड करती है। डिपेंड करने का मतलब क्या है, डिपेंड करने का मतलब सिंपल सा ये है कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, या और ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। इसको क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब विथ क्रमानुपाती, और इसको हम क्या बोलते हैं, समानुपाती हिंदी में। तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी और ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि अगर बी की वैल्यू बढ़ेगी बेटा तो ए की वैल्यू बढ़ेगी, और बी की वैल्यू घटेगी तो ए की वैल्यू भी साथ साथ घटेगी, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर बी की वैल्यू बढ़ रही है तो ए की वैल्यू घट जाएगी, या फिर बी की वैल्यू घट रही है तो ए की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड दिस इज आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिंपल सा मतलब ये होता है। लेकिन जब कभी भी हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो इसका एक बड़ा भाई आता है, जिस बड़े भाई को हम क्या बोलते हैं, इक्वल का साइन, है ना। मतलब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमेशा क्या होता है, छोटा भाई होता है किसका, इक्वल के साइन का। तो जब भी इसको, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो एक हमेशा कांस्टेंट आ जाएगा। उस कांस्टेंट की वैल्यू हमने क्या लिख दिया, मान लो के। ए बराबर क्या हो गया, के बी। और यहां पे अगर लिखेंगे तो यहां क्या लिखेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर यहां पे के बाई में कितना हो जाएगा, बी। ये सिंपल सा मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट पक्का आएगा। उस कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इस कांस्टेंट के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। और प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका मतलब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू घटेगी। कैसे होता है सर, कैसे ये कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है, तो मैं तुमको थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूं। मान लो मेरी किसी कंपनी में सैलरी, मान लो मेरी कंपनी में सैलरी कितनी है, मेरी सैलरी है 2000। मेरी कंपनी में सैलरी कितनी है, 2000। और जिस दिन मैं उस कंपनी में गया था उसी दिन एक आदमी और आया, है ना। उसी दिन एक आदमी और आया और उसकी सैलरी मेरे से ज्यादा रखी गई। हो सकता था मुझसे वो टैलेंटेड हो, तो इसलिए उसकी सैलरी कितनी रखेगी, 4000 उस कंपनी में। तो मेरी सैलरी कितनी है, जय सर की सैलरी कितनी है, जय सर की सैलरी है 2000। और मान लो कोई रमेश हो गया, सुरेश हो गया, रमेश हो गया, है ना, रामलाल हो गया, मान लो ये मान लो रामलाल है, तो ये हमारा रामलाल है। तो ये रामलाल की सैलरी कितनी है, 4000 रुपए, और जय सर की सैलरी कितनी है, 2000 रुपए। लेकिन एक साल बाद जब दिवाली आता है, आफ्टर 1 ईयर, दिवाली पे पैसा बढ़ते ना बेटा, है ना। तो एक साल बाद जब दिवाली आता है तो दिवाली में क्या होता है, इसकी सैलरी क्या हो जाती है, दोगुनी। और अगर इसकी सैलरी दोगुनी हो जाती है तो ध्यान से अगर तुम देखो तो इसकी सैलरी कितनी हो गई, मान लो 8000।
तो मैं भी चाहूंगा यार कि अगर इसकी सैलरी दोगुनी होगी, क्योंकि मेरे ही समय पे ही आया था। हाँ, ये बात अलग है कि इसका टैलेंट ज्यादा था तो ज्यादा सैलरी था इसका, लेकिन अगर इसका दुगना हुआ है तो मेरी भी दुगनी होनी चाहिए। तो इसीलिए मेरा भी सैलरी बढ़ा के कितना कर दिया गया, 4000 है ना। फिर अगले साल क्या हुआ, फिर अगले साल इंक्रीमेंट हुआ। फिर अगर अगले साल इंक्रीमेंट हुआ तो अगले साल इंक्रीमेंट होके क्या हो गया, इसका फिर से दुगना हो गया। कितना हो गया, 16,000। तो मेरा भी दुगना होना चाहिए। कितना हो जाएगा, 8,000। तो व्हाट इज दिस, ये हो क्या रहा है बेसिकली हम ये कह सकते हैं जैज सर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रामलाल। जो भी रामलाल था, जैज सर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रामलाल। कैसे सर, ऐसे सर देखो, अगर रामलाल की सैलरी बढ़ती है जिस प्रोपोर्शन में, उसी प्रोपोर्शन में जैज सर की सैलरी भी बढ़ती है। कहने का मतलब अगर रामलाल की वैल्यू बढ़ती है तो जैज सर की सैलरी की भी वैल्यू बढ़ती है, मतलब जैज सर की सैलरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रामलाल की सैलरी। अच्छा, ध्यान से अगर तुम देखो तो ये बराबर कब होंगे, इक्वल कब होंगे। इक्वल बेटा तब होंगे, ये बेटा इक्वल तब होगा जब यहां पर हाफ का मल्टीप्लाई होगा। यहां भी इक्वल कब होगा, जब हाफ का मल्टीप्लाई होगा। यहां भी इक्वल कब होंगे, जहां यहां भी कितने मल्टीप्लाई होगा, हाफ का। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन था, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा तो इक्वल का साइन आया, लेकिन इक्वल का साइन आया किसके साथ, एक कांस्टेंट के साथ, एक हमेशा कांस्टेंट के साथ। वही मैंने बोला कि जब कभी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो हमेशा उसका बड़ा भाई आएगा, कौन, इक्वल, लेकिन हमेशा किसी न किसी कांस्टेंट के साथ, के। अब ये के की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती थी ना, ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता था। अगर मैं इसकी वैल्यू 6000 लेता तो क्या होता, अगर इसकी वैल्यू मैं 6000 लेता तो इस हिसाब से बढ़ता, और यहाँ पे तब कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाती, कितनी हो जाती, 1/3 हो जाती है ना। तो डिपेंड करता है ए और बी की वैल्यू पर कि के की वैल्यू क्या होगी। ए और बी की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि के की वैल्यू क्या होगी। तो डोंट वरी अबाउट इट कि के की वैल्यू क्या होनी चाहिए। के कांस्टेंट है, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस के क्या है, एक नंबर है, कांस्टेंट है। समझ में आ रही बात। तो ये बेसिकली ये हो सकता है। तो हमने क्या बातें की, हमने बातें ये की कि अगर ए की वैल्यू बी पे डिपेंड करता है, या तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है या फिर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है। इसका मतलब ये कि ए की वैल्यू बी पे डिपेंड कर रही है। लेकिन अगर मैंने बोला खाली ए की वैल्यू बी पे डिपेंड कर रही है, क्या ऐसा भी तो समझ सकते हो कि एक ऐसा भी हो सकता था, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी के पावर 2, या ऐसा भी हो सकता था ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी के पावर 3, या ऐसा भी हो सकता था ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी के पावर 4, या ऐसा भी हो सकता था, मतलब कुछ भी पावर इसके ऊपर हो सकता था। मान लो m, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी के पावर m, यहां भी ऐसे हो सकता है कि या तो ये हो सकता था या तो ये हो सकता था। तो इसको क्या लिखेंगे, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी के पावर n। तो जनरलाइज फॉर्म में क्या लिख सकते हो कि अगर ए बी पे डिपेंड करता है, मैं इसको दोनों को ना लिखकर मैं जनरलाइज फॉर्म में क्या लिखूंगा कि अगर ए बी पे डिपेंड करता है तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी के पावर x। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे डिपेंड करता है तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल के तरीके से डिपेंड करता है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। मतलब जैसे x की वैल्यू निगेटिव हो जाए, नीचे आ जाएगा 1 में कुछ समथिंग आ जाएगा, और जैसे अगर x की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो पॉजिटिव होने के कारण ये ऐसा हो जाएगा, है ना। और x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, डिपेंड करने का मतलब ये यही थोड़ी ना खाली होता है कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, मतलब पावर दोनों का 1 हो, ये कोई जरूरी नहीं है। डिपेंड करने का मतलब ये है कि उनका पावर कुछ भी हो सकता है भाई, है ना। a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर तब भी तो डिपेंड कर रहा है ना। वही चीज है, मैं वही चीज बताना चाह रहा था कि ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे देखो ऐसा बोल सकते थे, ये 2000, यहां 2000 का होल स्क्वायर, नहीं 2000 का होल स्क्वायर नहीं होगा, कितने का होल स्क्वायर होगा, छोड़, अच्छा 4000 का होल स्क्वायर करने के लिए कितना हो जाएगा, √4000 10 इंटू √40 ना, 10 इंटू √40 का होल स्क्वायर हो गया। खैर उसको छोड़ो, वहां नहीं आएगा, यहाँ पे ऐसे बात करते हैं। ये डायरेक्टली मेरे कहने का मतलब क्या था, मैं बात समझ रहे हो, मेरे कहने का मतलब सिंपल सा ये था कि बेटा अगर कोई चीज किसी बात पे, किसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है तो इसका सिंपल मतलब क्या होता है, डिपेंड करने का मतलब ये है कि हमेशा उसके पावर क्या ले लो, सीधा कुछ एक पावर ले लो, है ना। अब वो पावर कुछ भी हो सकती है, वो पावर कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 -1 -2 -3, मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर सकती है, -∞ से प्लस ∞ के बीच में कुछ भी हो सकती है ना। अगर ऐसा है तो ठीक है।
इसी प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है बेसिकली, ये है ना क्या, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला इसी तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं मेरे साथ साथ चलना, मैं अब लगा रहा हूं। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन से ही मैं आपको समझाऊंगा कैसे आता है। तो मैं क्वेश्चन क्या लिख रहा हूं, पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं टू डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला में कि पहला प्रॉब्लम नंबर 1 कि मैंने लिखा इफ टाइम पीरियड ऑफ simple pendulum depends on length L of string and acceleration due to gravity G। तो find out the expression of या derive the expression of formula, derive the expression of T। सिंपल पेंडुलम आप समझते होंगे क्या होता है, क्लास 9 में पढ़ा होगा। सिंपल पेंडुलम एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से अगर किसी धागे से अगर किसी बॉब को लटका देते हैं, जिसका धागे का लेंथ कितना होता है L, रस्सी का लेंथ कितना होता है L, है ना। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अगर आपका L है, किसी बॉब को लटका देते हैं, किसी छोटे से पार्टी को लटका देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा किसी एंगल पे डिस्प्लेस्ड करके अगर छोड़ दिया जाता है, तो ये हमारा बॉब कैसा मोशन करता है, ये हमारा ऑसिलेटरी मोशन करता है। ये इधर जाएगा, फिर वापस इधर जाएगा, फिर वापस इधर जाएगा, ऐसा 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 मोशन करता है। देन दिस अरेंजमेंट इज बेसिकली नोन एज सिंपल पेंडुलम। ये पूरा अरेंजमेंट क्या होता है, सिंपल पेंडुलम कहलाता है। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगा उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। मतलब एक ऑसिलेशन करने में, एक साइकिल करने में, देखो यहां से यहां तक, उसके बाद यहां से यहां तक एक ऑसिलेशन हुआ, फिर दोबारा ऑसिलेशन ऐसे जाकर फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे जाके ऐसे करेगा, फिर ऐसे जाके ऐसे करेगा, है ना। तो ये ऑसिलेशन लगातार होता है। ये एक ऑसिलेशन हुआ, फिर ये दूसरा ऑसिलेशन हुआ, फिर ये तीसरा ऑसिलेशन हुआ। तो एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। अगर नहीं पता है तो टाइम से, पीरियड से पता चल गया कि वो टाइम है कुछ, और लेंथ से पता चल गया ये लेंथ है कुछ, ग्रेविटी से पता चल गया ये एक्सेलरेशन है बेसिकली। तो इतना तो पता चल गया ना। अगर तुमको पेंडुलम नहीं समझ में आता छोड़ दो उसको, क्योंकि पेंडुलम ये सब लास्ट चैप्टर में पढ़ाया जाता है। फिजिक्स के क्लास 11 के लास्ट चैप्टर में पढ़ाया जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि टाइम पीरियड क्या होता है। नहीं भी आइडिया होगा तो कोई खास बात नहीं है ना। लेकिन आप ये तो अंदाजा लगा सकते हैं ना कि लेंथ क्या होता है, एक्सेशन क्या होता है, टाइम क्या होता है। तो खैर ऐसा है। तो हमें क्या निकालना है, हमें बेसिकली टाइम का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है। मान लो टाइम पीरियड स्मॉल टी से लिखा गया है, मान लो टाइम पीरियड स्मॉल टी से लिखा गया है। तो क्या बोल रहा है, इफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन लेंथ। अगर किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड, मतलब एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगा वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है। और किस बात पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो बताना है उस टाइम की वैल्यू क्या होगी, उसका फॉर्मूला डिराइव करना है। तो एक बात तो तय है कि हम क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे जैसे ही बोला गया टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द लेंथ, मींस टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल के पावर ए समथिंग कुछ। मुझे ए नहीं पता, मुझे कैसे पता कि एल के पावर क्या होगा, किस तरीके से डिपेंड कर रहा होगा लेंथ से, एल के स्क्वायर होगा या एल के पावर 3 होगा, एल के पावर 4 होगा, इससे मैंने ए मान लिया। अब ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। तो इसलिए क्या मान लो, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल के पावर ए डिपेंड कर रहा है, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल के पावर ए, इक्वेशन नंबर क्या बन गया आपका
1। दूसरा, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल के पावर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी बोलते हैं ना इसको। ये क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अच्छा, जब इक्वेशन नंबर 1 बन गया, इक्वेशन नंबर 2 बन गया, जब इन दोनों को कंबाइंड करते हैं तो क्या हो जाता है, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L के पावर A और G के पावर B। जब दोनों को कंबाइन करोगे बाय कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, देन T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L के पावर A, G के डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। इसका मतलब ये मत कर देना कि T दोनों मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई नहीं किया है। इसका मतलब क्या है, T डिपेंड्स ऑन L, T डिपेंड्स ऑन G। अगर ऐसे भी अगर लिखा जाता है मल्टीप्लाई करके तो इसका मतलब क्या होता है, T डिपेंड्स ऑन L, T डिपेंड्स ऑन G, ऐसे। तो इनको कंबाइन करने का मतलब इस लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है ना। तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L के पावर A इंटू में G के पावर B। अब मैंने क्या बताया कि ये हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, और जब ये हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो T की वैल्यू बेटा तुम्हारे पास आ गई, T इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मान लो K, तो ये L के पावर A इंटू में G के पावर B। लो फॉर्मूला बन गया, लो बन गया फॉर्मूला। देखो टाइम का फॉर्मूला मिल गया। टाइम के फॉर्मूले में कांस्टेंट है और L है, G है, लेकिन हमें A और B नहीं पता है ना। हमें क्या नहीं पता, देखो फॉर्मूला तो हमारा आ गया, देखो इसी तरीके से फॉर्मूला बन गया हमारा, लेकिन हमें A और B नहीं पता, क्योंकि A और B हमने अभी माना है ना। यही A और B आपको निकालना है कि A और B की वैल्यू क्या होगी, है ना। कितने पावर से ये डिपेंड कर रहा होगा, यही आपको निकालना है। और यही निकालने के लिए हम डायमेंशन की मदद लेंगे। और हमने क्या सिखाया था कि अगर कोई फॉर्मूला सही है तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमारा क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए। अगर A और B की वैल्यू मुझे मिल गई तो उठा के इसी में डाल देंगे, फॉर्मूला बन गया हमारा, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड का डायमेंशन बराबर करो, पहले देखो है कि नहीं, वहीं से A और B आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड टाइम है, वो टाइम है तो क्या लिखेंगे बेटा, इसको तीनों में लिखो, मास के पावर 0, L के पावर 0 और T के पावर 0। क्या फायदा होगा भी दिखाता हूं। दिस इज इक्वल टू K कांस्टेंट है, नंबर आएगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ये लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन कितना हो जाएगा, लेंथ का डायमेंशन कैपिटल L होता है, पावर कितना हो गया A। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, LT माइनस 2, तो LT माइनस 2 के पावर कितना हो जाएगा बेटा B। ध्यान से देखो तो यहां मास भी नहीं है, यहां मास नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, ML0 T के पावर 0, सॉरी 0 नहीं 1 होगा, है ना। टाइम का यूनिट क्या होता है, टाइम का डायमेंशन T होता है, T के पावर कितना हो गया 1, एंड दिस इज इक्वल टू यहां कितना, M तो है नहीं, तुम भी लिख दो M के पावर 0। अच्छा L कितना है, L के पावर A, L के पावर यहां पे कितना बनेगा B, तो L के पावर कितना बना बेटा A प्लस B, फिर ओनली T है यहां पर, तो T की वैल्यू कितना बना बेटा माइनस में 2V। अगर तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम हो जाए तो इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है। और ये अगर इक्वल का साइन लगा हुआ है, दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन मतलब L के पावर 0 इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, और यहां पे L के पावर A प्लस B, दिस इज ऑल्सो डायमेंशन ऑफ लेंथ, मीन्स A प्लस B मस्ट बी इक्वल टू 0 अगर ये इक्वल है तो, क्योंकि मास का डायमेंशन ऑलरेडी इक्वल है, लेंथ का डायमेंशन भी इक्वल होना चाहिए, टाइम का डायमेंशन भी इक्वल होना चाहिए। यहां अगर टाइम का डायमेंशन 1 है, यहां टाइम का डायमेंशन माइनस 2B है, तो माइनस 2B इज इक्वल टू 1। तो देखो ध्यान से, तो B की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में हाफ आ गई, ये B की वैल्यू तो आ गई यहां से, और जैसे B की वैल्यू आ गई उठा के इसमें डाल दोगे, इसमें डाल दोगे, यहां डालोगे माइनस हाफ तो उधर जाके प्लस हाफ हो जाएगा, तो A की वैल्यू क्या बनी बेटा हाफ। लो भाई काम तो हो गया हमारा, A और B आ गया, और जैसे A और B आ गया उठा के इसकी वैल्यू किसमें डालेंगे, यहां डालेंगे, तो T की वैल्यू T इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K, L के पावर कितना बना, L के पावर बना A मतलब हाफ, और G के पावर कितना बना माइनस में हाफ, हाफ मतलब बेटा रूट, है ना, अंडर में रूट, तो इसका अंडर रूट लेंगे रूट L, और G के पावर माइनस हाफ है तो नीचे जाएगी, नीचे जाकर ये रूट में बनेगा, तो इसकी वैल्यू सिंपल कितना हो जाएगा, सिंपल इसकी वैल्यू आ जाएगी T बराबर K इंटू में रूट में L अपॉन में G।
दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम, सॉरी दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड। टी बराबर के इंटू में रूट में एल बाई जी, ठीक है। और ये कांस्टेंट मुझे नहीं पता, कांस्टेंट की वैल्यू तो हम निकाल ही नहीं सकते। तो हमारे पास दिक्कत यही है कि अगर हम डायमेंशन की मदद से अगर हम किसी फॉर्मूले को डिराइव कर पा रहे हैं तो उसमें जो कांस्टेंट यूज होता है उस कांस्टेंट को हम कभी नहीं निकाल पाते। नहीं तो पूरा पूरा फॉर्मूला तो आ जाता है लेकिन उस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं आती। इस कांस्टेंट की असलियत में वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई, है ना। टी बराबर कितना होता है, 2 पाई रूट में एल बाई जी। लेकिन जब हम फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे दूसरे मेथड से, लेकिन अगर डायमेंशन के मेथड से हम किसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं तो उसमें जो कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट टर्म है, उस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशन। ये हमारा डायमेंशन क्या होता है, लिमिटेशन होता है। लेकिन हाँ लगभग मैंने फॉर्मूला तो लगभग कुछ निकाल दिया, आइडिया लग जा रहा है कि हाँ ऐसा कुछ दिखेगा हमारा फॉर्मूला, तो इसका हम यूज ले लेते हैं, कोई खास बात नहीं होती है ना। जल्दी से इसे कॉपी करें फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, कह रहा है इफ वेलोसिटी ऑफ वेव अपने क्लास 9 में कुछ पढ़ा था ना थोड़ा बहुत, है ना, यहाँ भी पढ़ाया जाएगा। तो खाली वेव जानते रहिए कि हाँ वेव क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये सब पढ़ना है सब आगे जाकर, है ना, यही सब पढ़ना है ना। तो ये तो थोड़ी ना तुमको एबीसीडी कभी लिखवाएगा बैठा कर, एबीसीडी थोड़ी नहीं लिखवाएगा, यही सब पढ़ना है आपको आगे जाकर। वेव पढ़ना है ना, सिंपल पेंडुलम पढ़ना है, ऑसिलेशन पढ़ना है। खैर, इफ वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग डिपेंड ऑन, पहला टेंशन। टेंशन क्या होता है समझते हो, किसी रस्सी को पकड़ के खींच दो, अगर रस्सी को पकड़ के इसे टाइट करो तो टाइट करोगे तो उसमें उस रस्सी के अंदर एक फोर्स आ जाता है, दैट इज बेसिकली टेंशन फोर्स, है ना। उस फोर्स का नाम रख देते हैं बेसिकली टेंशन, है ना। फोर्स का नाम है टेंशन, है बेसिकली फोर्स। जब किसी रस्सी को हम क्या करते हैं, टाइट करते हैं तो रस्सी में एक फोर्स आ जाता है, जनरेट हो जाता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स क्या है, कैपिटल एफ से दिखाते हैं, कैपिटल एफ से दिखा दो तुम। दूसरा किस बात पर डिपेंड करता है, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ में कितना मास है इस बात पर डिपेंड करता है। मतलब वेलोसिटी कितनी चीज पे डिपेंड करती है, वेव की दो चीज पे, एक तो टेंशन मतलब एफ पर, और दूसरा किस पर, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ में कितना मास है इस बात पर डिपेंड करता है। तो बताना यह है कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव, वेव की वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको डिराइव करना है। तो सिंपल, कोई खास बात नहीं है। क्या बोल रहा है, क्या बोला, वेलोसिटी, क्या बोला, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन फोर्स, फोर्स के पावर ले लो, इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा क्या बोला, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मास पर यूनिट लेंथ, म्यू के पावर क्या ले लो, बी ले लो, है ना। म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, म्यू बराबर मास पर यूनिट लेंथ मतलब मास अपॉन में लेंथ, m by l, that is म्यू। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज बेसिकली म्यू। तो म्यू बराबर क्या हो गया, म्यू बराबर m by l, ऐसा सिंबल मैं आपको दिखाया भी था पहले, माइक्रोन के नाम से, याद आया कुछ, माइक्रोन के नाम से मैंने कुछ दिखाया, तो ये सिंबल है, तो कई कई जगह अलग अलग जगह इससे यूज होती है। तो अगर मैं ध्यान से, अगर तुम देखो दोनों को कंबाइंड करोगे, और जब दोनों को कंबाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को कंबाइंड करोगे तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखेगा बेटा, f के पावर a म्यू के पावर b, और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, इसको इक्वेशन मत लिखो, इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो, तो v बराबर सम कांस्टेंट के f के पावर a म्यू के पावर b। दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द फॉर्मूला। लेकिन इस फॉर्मूले में हमें क्या नहीं पता, हमें a और b नहीं पता, हमें यही a और b निकालना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें यूज करना है, और उस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करते हुए हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। जैसे ए बी की वैल्यू आ जाएगी, उठा के इसी एक्सप्रेशन में डाल देंगे, हमारा फॉर्मूला बन गया, क्योंकि यही तो फॉर्मूला है ना। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, दोनों तरफ का क्या कर देंगे, डायमेंशन इक्वल कर देंगे, और जैसे डायमेंशन इक्वल कर देंगे हमारी वैल्यू आ जाएगी। ध्यान से अगर तुम देखो तो ये वेलोसिटी है बेटा LT-1 मीटर पर सेकेंड, तो क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर माइनस में 1। k का बेटा कोई डायमेंशन नहीं, वो कांस्टेंट है, लेकिन फोर्स का डायमेंशन होता है, कितना होता है, m l t माइनस में बेटा 2, और पावर कितना हो जाएगा आपके पास a। फिर अगर आप ध्यान से देखें तो ये मास पर यूनिट लेंथ है ना, मास पर यूनिट लेंथ है, तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा, इसका डायमेंशन बनेगा मास
अपॉन में लेंथ, तो ये l के पावर माइनस में 1 पावर b। ठीक, फिर सॉल्व करो, फिर सॉल्व करोगे m के पावर 0 मिला, l के पावर 1, t के पावर माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू m के पावर यहां क्या मिला, यहां पावर a आएगा, यहां पावर b आएगा, तो कितना हो जाएगा a प्लस b। और l के पावर देखो, यहां पावर a आएगा, यहां पावर माइनस b आएगा, क्या बना a माइनस b। और t के पावर माइनस 2 है, यहां t था नहीं, तो सिंपल कितना हो जाएगा 2a। इफ दिस एक्सप्रेशन आर इक्वल टू इच अदर, if this expression is equal to each other, that means dimension of left hand side must be equal to right hand side। अगर ये डायमेंशन बराबर हो गए तो मेरा काम हो जाएगा, अगर ये इक्वल है तो डायमेंशन बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये कि मास के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए बेटा, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। लेंथ का डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, a माइनस बी इज इक्वल टू 1। और टाइम का डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, माइनस 2a इज इक्वल टू कितना बेटा, माइनस में 1, माइनस माइनस चला गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, लो आ गया a। खुशी तो यहीं से मिल गई होगी। अब इस a की वैल्यू चाहे इसमें डाल दो चाहे इसमें डाल दो, वैल्यू आ जाएगी, कहीं भी डाल दो, किसी में भी डाल, इसमें डाल दो। a की वैल्यू डालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, हाफ प्लस b इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स b इज इक्वल टू माइनस में हाफ। तो a की वैल्यू हाफ आ गई, b की वैल्यू माइनस हाफ आ गई, उठा के इसमें डाल दो। और जैसे ही डालोगे इसकी वैल्यू तो इसमें यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे बेटा आ जाएगा कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के फोर्स के पावर a मतलब कितना है, हाफ है मतलब यहाँ पे कितना लिख देंगे, हाफ इनटू में कितना, म्यू के पावर माइनस में हाफ। और हाफ का मतलब क्या होता है, हाफ का मतलब रूट, तो इसका रूट हो जाएगा, लेकिन ये माइनस हाफ है तो ये नीचे जाके रूट होगा, तो v बराबर कितना हो जाएगा, k रूट में f अपॉन में म्यू। दिस इज द वेलोसिटी, एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है, कॉपी करें फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वेलोसिटी ऑफ स्टोन, कोई एक पत्थर है जिसकी वेलोसिटी किस बात पर डिपेंड करती है, इफ वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज डिपेंड्स ऑन डेंसिटी रो, डेंसिटी डिपेंड करती है, मास m उस स्टोन के मास पे डिपेंड करती है, एंड ऑल्सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g मतलब एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है, तो उस वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है, क्या होगा। फिर से वही अप्रोच, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, है ना, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, समझ गए कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी के पावर a, शाबाश। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के पावर b, शाबाश। और इसकी वैल्यू g के पावर c। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। ध्यान से देखो, तीनों को कंबाइंड कर दो। जैसे तीनों को कंबाइंड कर दोगे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा बेटा, रो के पावर a, मास के पावर b, ग्रेविटी के पावर c। और इसको सॉल्व कर दो, फॉर्मूला बना दो, फॉर्मूला बन जाएगा कितना, k इंटू रो के पावर a, मास के पावर b, g के पावर c। हाँ जी, ये काम तो मेरा हो गया, फॉर्मूला बन गया, बस एबीसी आ जाए काम बन जाएगा। और ये एबीसी कहां से आएगा, एबीसी हमारे डायमेंशन से आएगा, है ना। डायमेंशन से कैसे आएगा, अगर ये फॉर्मूला बना है तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। तो हमें रो का डायमेंशन पता होना चाहिए, मास का डायमेंशन और जी का डायमेंशन पता होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। बताओ, ये डेंसिटी है ना, डेंसिटी मतलब क्या, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी बराबर कितना होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। अब बताओ, मास का डायमेंशन तुम जानते हो ना, मास होता है m और वॉल्यूम का कितना होता है l के पावर 3। तो डेंसिटी का डायमेंशन अगर तुम बताओगे तो डेंसिटी का डायमेंशन कितना, m l के पावर माइनस में 3, उसी को यहाँ यूज करना है। अब आगे देखो, खट से आंसर आ गया। फिजिक्स बहुत सिंपल होती है ना। और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल होते हैं, न्यूमेरिकल्स लगाओ। फिजिक्स का मतलब क्या होता है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल मतलब होता है न्यूमेरिकल लगाना, है ना। थ्योरी तो कोई भी पढ़ लेता है, थ्योरी तो कोई भी पढ़ सकता है ना। तुम तो अच्छे हो, अच्छे बच्चे हो, न्यूमेरिकल लगाओ ना। ध्यान से अगर तुम देखो तो v बराबर k रो के पावर a, m के पावर b, g के पावर कितना हो गया c। वेलोसिटी का डायमेंशन बेटा l t माइनस 1, तो m के पावर क्या लिखेगा 0, l के पावर 1, t के पावर
माइनस में 1। ध्यान से देखो तो कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं, डेंसिटी का कितना हो जाएगा ml के पावर माइनस में कितना 3 हो जाएगा, है ना। और पावर कितना है a, x मास हो गया, मास के पावर b मतलब m के पावर कितना हो गया b। यहां एक्सलेशन हो गया, एक्सलेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर के पावर c, lt माइनस 2। अब सॉल्व कर दो, m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर में कितना हो गया -1 एंड दिस इज इक्वल टू m के पावर a, m के पावर b, यहां m था नहीं तो m के पावर कितना बन गया कंबाइंड a प्लस b। इसी तरीके से l के पावर -3a, l के पावर नहीं है, यहां l के पावर c है तो कितना लिखेंगे माइनस में 3a प्लस c, और t के पावर यहां t नहीं, यहां t नहीं, यहां t है तो यहां कितना -2c। ठीक है, तो अगर ये इक्वेशन इक्वल है इसका मतलब डायमेंशन भी इक्वल होने चाहिए, तो a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू 0 क्योंकि मास का डायमेंशन मास के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए। तो a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू 0। लेंथ का डायमेंशन कितना हो जाएगा 3a प्लस सी इज इक्वल टू 1, और टाइम का डायमेंशन कितना हो जाएगा -2c इज इक्वल टू माइनस में 1। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से निकाले c की वैल्यू, तो c की वैल्यू बेटा कितना आ गया 1/2 माइनस 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 हो गया अपने आप में, वो माइनस और माइनस माइनस हो गए, कट गए। अच्छा गायब हो गया, वो उड़ गया तो c बराबर कितना हाफ हो गया। c की वैल्यू हाफ उठा के इसमें डाल दो बेटा, इसमें डालोगे तो यहां से किसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी -3a की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू यहां से आएगी, प्लस में कितना हाफ इज इक्वल टू 1। जब इसको तू सॉल्व करेगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस में 1/6, a की वैल्यू कितनी आएगी माइनस में 1/6, और जब इसकी वैल्यू उठा के बेटा इसमें डालोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस में 1/6, है ना। इतना तो कर ही सकते हो, क्लास 10th में मैथ इसलिए पढ़ाया था कि तुम इतना कर सको, टीचर को इतना ना करना पड़ा। तो उठाकर सबकी वैल्यू डाल दो यहाँ पर, जैसे डालोगे तो v की वैल्यू तुम्हारे पास क्या बनेगा, v बराबर बनेगा k डेंसिटी रो के पावर a मतलब 1/6 माइनस में m के पावर b कहा है बेटा 1/6 और g के पावर c मतलब कितना बना तुम्हारे पास बना g के पावर हाफ। दिस इज द फॉर्मूला, ऐसे डालने दो, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, है ना। लेकिन k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, k इज सम कांस्टेंट, है ना। सॉल्व करें, एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, यही तरीका है हमारा क्वेश्चन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टाइम पीरियड ऑफ बबल डिपेंड्स ऑन पहला डेंसिटी, दूसरा रेडियस ऑफ द बबल एंड सरफेस टेंशन s, है ना। तो टाइम पीरियड ऑफ बबल, है ना, तो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा न घुसिए, क्वेश्चन बन रहा है, बस आप वो देखिए क्या क्या टर्म यूज हो रहा है क्योंकि ये सब चीजें आपको आगे पढ़ाई जाएंगी, है ना। तो डोंट वरी अबाउट इट कि सर ये टाइम पीरियड बबल का कैसे हो गया, है ना। मैं कुछ चीजें आपको समझा देता हूं मोटा मोटा, लेकिन आपको ढंग से क्या कब समझ में आएगा जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, जब आप आगे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 9 तो ढंग से समझ में आएगा ये क्या होता है। खैर आपको सरफेस टेंशन नहीं पता होगा, मैं सरफेस टेंशन का आपको फॉर्मूला बता देता हूं। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बेसिकली क्या लिखोगे, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में लेंथ, बस इतना ही जानना है आपको, है ना। अच्छा तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको कि अगर टाइम पीरियड किसी बबल समझते हैं ना, एक होता है ड्रॉप एक होता है बबल, है ना। जो हम क्या करते हैं, जो मम्मी हमारी जब कपड़ा धोती हैं, जब कपड़ा धोती हैं तो क्या होता है, कपड़ा धोती हैं तो धोते समय बुलबुले निकलते हैं ना उसमें, उसको बोलते हैं सोप बबल, दैट इज बेसिकली बबल। तो टाइम पीरियड ऑफ बबल डिपेंड्स ऑन फर्स्ट इज द डेंसिटी, सेकंड इज द रेडियस ऑफ द बबल एंड थर्ड इज द सरफेस टेंशन एस। सरफेस टेंशन एस पे डिपेंड करता है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, विच वॉज द करेक्ट, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था बहुत पहले, है ना, बहुत पहले पूछा गया, तो वही मैंने क्वेश्चन ले लिया। तो विच वॉज द करेक्ट ऑप्शन ये पूछा गया था। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, बस समझ गए तुम, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो के पावर ए ले लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के पावर बी ले लो, थोड़ा तेजी लगाओ, सरफेस टेंशन के पावर सी ले लो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर क्या ले लो, थर्ड, तीनों को कंबाइन करोगे
तीनों को कंबाइन करोगे तो मैं सीधा एक स्टेप खा जा रहा हूं, है ना। एक कांस्टेंट के साथ क्या आ जाएगा, रो के पावर ए, आर के पावर बी और सरफेस टेंशन एस के पावर सी, ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। ए बी सी अगर आ जाए तो काम तुम्हारा हो जाए। ए बी सी कैसे निकालेंगे, डायमेंशन दोनों साइड के इक्वल करेंगे, और अगर दोनों साइड के डायमेंशन अगर आप इक्वल करते हैं तो आपका काम हो जाएगा। चलो डायमेंशन इक्वल करते हैं, वहीं से लिखना स्टार्ट कर दो, वहीं से लिखना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ टाइम है तो क्या हो जाएगा, m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर कितना हो जाएगा 1, एंड दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं, डेंसिटी का कितना m l माइनस में 3 मास अपॉन वॉल्यूम ना, तो पावर कितना a, रेडियस एक डिस्टेंस है, लेंथ है ना, लेंथ है तो क्या लिखेंगे l के पावर हमेशा क्या हो जाएगा b, और सरफेस टेंशन मैंने बताया फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स का कितना होता है बेटा mlt माइनस 2, है ना, और अपॉन लेंथ l ने l को मार दिया तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन कितना बना, सरफेस टेंशन का डायमेंशन बना mt की पावर माइनस 2। मतलब सरफेस टेंशन का डायमेंशन लिखने के लिए आपको फॉर्मूला याद होगा तभी तो लिख पाएंगे, इसलिए मैंने आपको पहले फॉर्मूला बता दिया है ना कि ये फॉर्मूला होता है, थोड़ा दिमाग में रखिएगा। देन दिस इज इक्वल टू कितना mt माइनस में 2 के पावर कितना हो गया c। बस आप क्या करना है, इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ध्यान से अगर तुम देखो तो यहाँ क्या लिखोगे, m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर कितना होगा बेटा 1, दिस इज इक्वल टू m के पावर कितना होगा, m के पावर a, m के पावर c, तो a प्लस में कितना बना c, l के पावर यहां बना माइनस 3a, यहां बना b, तो दिस इज इक्वल टू कितना माइनस 3a प्लस b, t के पावर देख लो, यहां t है नहीं, यहां भी t नहीं है, यहां है माइनस में कितना 2c, तो अगर दोनों टर्म इक्वल है तो इसका मतलब डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। बताओ तब, मास का डायमेंशन 0, इसका डायमेंशन a प्लस बी, मीन्स a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 0 एंड माइनस 3a प्लस बी, माइनस में 3a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अच्छा यहां पे देखो माइनस में 2c, ये भी इक्वल किसके हो जाएगा 1 के, यहां से निकालो c की वैल्यू, c की वैल्यू माइनस में कितना हाफ, यहां की वैल्यू यहां रखोगे, c की वैल्यू माइनस में हाफ, तो कितना बनेगा हाफ, ये a बराबर हाफ, c बराबर माइनस हाफ, a बराबर हाफ, तो यहां से कितना आ जाएगा माइनस में 3/2 प्लस में b इज इक्वल टू 0, b बराबर बेटा 3/2। ध्यान से अगर तुम देखो सबकी वैल्यू उठा के रख दो इस फॉर्मूले में, तो क्या मिलेगा तुम्हें, इस फॉर्मूले में उठा के रखोगे तो t इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डेंसिटी के पावर a मतलब बेटा हाफ, कितना बना हाफ, और रेडियस b के पावर कितना बना बेटा 3/2, और सरफेस टेंशन के पावर माइनस में हाफ। और ध्यान से अगर तुम देखो तो ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं तो है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एक बार r का रिलेशन दिया है, सरफेस टेंशन का दिया है और डेंसिटी का, चलो r का रिलेशन देख लो, पावर 3 मतलब ये गलत है, ये तो 3/2 है। डेंसिटी का रिलेशन देख लो, यह माइनस हाफ है, यहाँ प्लस हाफ आया है, ये भी गलत है। अच्छा सरफेस टेंशन रिलेशन देख लो, माइनस हाफ आया है, यहाँ प्लस हाफ दिया, ये भी गलत है, इसका मतलब तीसरा ही सही होगा, और है सही, देखो 3/2 है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला था। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ कुछ टर्म जो बीच में आ जा रही है उस पर चिंता न करिए, है ना, ये सिर्फ आपको क्या है, ये सिर्फ फॉर्मूला आपको सॉल्व कराया गया है। असलियत में जब आपको बोलेगा सरफेस टेंशन तो साइड में लिख के देगा उसका फॉर्मूला, है ना, आपको फॉर्मूला बताएगा कि इसका फॉर्मूला ये होता है, तो इसके लिए घबराइए नहीं कि सरफेस टेंशन तो हम पढ़े ही नहीं है सर, ये तो अगले चैप्टर में है ना, तो डोंट वरी अबाउट इट। आपसे सवाल हो रहा है, बस इतना बहुत है। ठीक है, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच। अब अगला हम क्या लेंगे, अगला हम वेक्टर पढ़ेंगे। मतलब अब हम इस लेक्चर को रोकेंगे, एक आध 2 दिन बाद अब वीडियो डाउनलोड होगी, अपलोड होगी, और जब अपलोड होगी तो अब वेक्टर से हम स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।